नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि भारतीय संविधान की स्वीकृति मिल गई है और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि समितियां जो थी वो उसका क्या-क्या कार्य हुआ। अब उसी को आगे कड़ी में बढ़ाएंगे तो जैसे संविधान के निर्माण में ब्रिटिशों का शासन करने के दौरान जितने भी अधिनियम लाए गए, उसके अलावा भी हमारे संविधान में कुछ अलग-अलग देशों से कुछ अलग-अलग चीज़ें ली गई थी। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अब ये स्रोत में आप देखेंगे कि कौन-कौन सी है, तो 2 स्रोतों में इसको बाँट दिया जाए। एक देखेंगे आपका हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा विदेशी स्रोत और एक हो जाएगा आपका देशीय स्रोत, ठीक है? देशी या भारतीय स्रोत, तो इसको 2 भागों में बाँटा गया है। तो देशीय स्रोत में कौन-सा हो जाएगा, जैसे हमने बताया कि जो ब्रिटिशों द्वारा शासन किया गया, तो उसको हम लोग अपने देशी या भारतीय स्रोत में लेंगे और जो विदेशों में लिया गया है उसको विदेशीय स्रोत के अंतर्गत हम लोग लेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। पहले पढ़ेंगे हम लोग विदेशीय स्रोत। तो विदेशीय स्रोत में देखिए ब्रिटिश संविधान से क्या-क्या लिया गया हमारे संविधान में। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कहाँ से? यहाँ से क्वेश्चन एकदम श्योर बनता ही बनता है, कोई भी एग्ज़ाम दें आप। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ये छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन अच्छे से बनती है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है, कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा, अर्थात इसमें न्यायिक व्यवस्था है और नौकरशाही तथा इकहरी नागरिकता की व्यवस्था भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आती है हमारे देश में कैसी नागरिकता है, एकहरी, दोहरी, तो आपका एकहरी हो जाएगा। तो यहाँ पर एकहरी नागरिकता है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। आगे देखिए इसमें क्या लिया गया है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है? आइए आगे देखेंगे अमेरिका का संविधान। अमेरिका से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, मौलिक अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। आगे देखिए एक है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा? ये भी व्यवस्था आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता दी गई है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति की पद का। फिर आइए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए कनाडा का संविधान है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो हमारा जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ कन्फ्यूज होते हैं लोग। कनाडा के संविधान में एक शब्द मिलेगा संघात्मक व्यवस्था और एक मिलेगा संसाधनात्मक व्यवस्था, ठीक है? तो संसाधनात्मक अगर पूछेगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान में मारना है ऑप्शन। और अगर पूछेगा संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, संसाधनात्मक पूछेगा तो आपका ब्रिटिश, संघात्मक पूछेगा तो कनाडा। इस चीज़ को माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। अब कह रहा है हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग भी जो है वो कहाँ से, यूनियन जो लिया गया है, ये जो हमारा देश जो है वो क्या है? संघ है, यूनियन है, ठीक है? तो ये क्या है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपे जाने की व्यवस्था को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है? अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछता है हमेशा समवर्ती सूची तक, ये कहाँ से लिया गया, ठीक है? तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका इंपॉर्टेंट ये चीज़ बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित भावनाएं, ठीक है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची तथा इस सूची के विषयों पर संघ और इकाइयों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने के उपाय, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची याद रखिएगा, समवर्ती जो है वो हमेशा पूछते रहता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है? आगे देखिए कर है आयरलैंड का, यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत पूछता है हमेशा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो कहाँ से किया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में कला,
साहित्य और विज्ञान से संबंधित भी विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ये नहीं है आपका राज्यसभा में कि केवल एक ही तरह के आदमी रहेंगे, उसमें जो राज्यसभा में जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान इन सभी से संबंधित होंगे। ठीक है। अब आइए देखिए, एक आता है जापान का अधिकार, सॉरी जापान के संविधान से। जापान के संविधान में देखेंगे तो क्वेश्चन इसमें आएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 की शब्दावली जो है, अनुच्छेद 21 में जो हम लोग का अधिकार का, उसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर उसमें जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या हम लोगों का दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसमें संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन पद्धति से मिलती है। ठीक है। मैंने हमारे संविधान में जो भी संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। अगला देखिए है जर्मनी का बीमर संविधान। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस जर्मनी के संविधान से क्या है, तो आपातकाल में, आपातकाल पूछता है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के। इसमें क्या है, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। तो एक नया वर्ड भी आपको याद रखना है, बीमर संविधान। अगर कहीं बीमर संविधान पूछेगा तो वो भी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। ये तो हो गई इतनी विदेशी स्रोतों की बात किया हमने। ठीक है। अब देखिए हमारा जैसे कि देशी स्रोतों में आएंगे तो देशी स्रोत से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है ये भी देखते हैं। तो पहले आता है आपका नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या थी? नेहरू रिपोर्ट तो सबसे पहले 1928 को सौंपा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कहा गया था कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा। देखिए आ गया, भारत जो है वो कैसा संविधान है? संघीय संविधान है। देशी रियासतों का कोई अलग अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात अगर वो देश में जब संघ बनेगा तो देशी रियासतों को भी इसमें शामिल करना होगा। ठीक है। और उसका नाम दिया गया संघीय। संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। ठीक है। वर्तमान संविधान में ऐसा ही किया गया है, अभी भी वैसा ही चल रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपाय संघीय राज्य व्यवस्था के मूल स्रोत और मूल अधिकार में भी ये सब नेहरू रिपोर्ट से ही लिया गया है। ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब कभी कभी ऑप्शन में आपका पूछ देता है जैसे कि हमारा जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो एक ऑप्शन अगर आपको और दिखाई दे और ऑप्शन में हो एक से अधिक में, तो नेहरू रिपोर्ट आपका इसमें क्वेश्चन में भी रहे और अमेरिका वाला भी रहे, क्योंकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से भी वहाँ मैच करेगा। तो वहाँ पर आपको समझना है कि मूल अधिकार में दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को केयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की बात करते हैं, जो हमारे संविधान में सबसे अधिक लिया गया है। ठीक है। देखिए अब इसमें एक पॉइंट पढ़िए, कह रहा है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की लगभग 200 धाराएं ऐसी है जिन्हें या तो अक्षरशः अथवा वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके संविधान में स्थान दिया गया है। अब समझिए कि 395 में से 200 ऐसी चीज़ें थी जो आपका इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के संविधान में सर्वाधिक संरचना किससे मिलती जुलती है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिलती जुलती प्रणाली दिखाई देती है। अब देखिए 1935 के अधिनियम के प्रमुखतः इन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को लिया गया है। अब इसमें से क्या क्या लिया गया है प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, इस बात पे विमर्श किया जाए तो मुख्यतः देखिए कौन कौन सी बात ली गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो भारतीय संविधान की 3 सूचियाँ, ठीक है, शक्ति का पृथकीकरण, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका 1935 में, जैसे हमने बात किया 3 सूचियाँ कौन कौन सी है, तो एक राज्य सूची है, आपका संघ सूची है और एक समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं। ये तीनों सूची कहाँ से ली गई है? भारतीय शासन अधिनियम से। आगे देखिए फिर इसमें है संवैधानिक व्यवस्था, जो है संविधान की व्यवस्था, पहले यहाँ देख लेते। अच्छा, सूचियाँ और शक्तियों का पृथकीकरण, कि राज्य की क्या शक्तियाँ होगी और केंद्र की क्या शक्तियाँ होगी, इसमें भी आपका संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर उनकी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा ही मान्य होगा, अर्थात सर्वाधिक मान्यता कहाँ दी जाएगी आपका? तो संवैधानिक व्यवस्था जब भी होगा
राज्य और केंद्र में, तो वो आपका केंद्र सरकार द्वारा ही सर्वोच्च होगा। और तीसरा देखेंगे आपका इसमें है राज्यपाल के पद की व्यवस्था। ठीक है, तो राज्यपाल का पद का व्यवस्था जो किया गया है वो कहाँ से किया गया राज्यपाल का हमारा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया। ठीक, तो तीन यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक देखा, एक देखा तीन अनुसूचियाँ की तीन अनुसूचियाँ और पृथकीकरण 1935 से, राज्यपाल के पद की व्यवस्था 1935 से। फिर राज्य अथवा केंद्र में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता होने पर उसकी शासन व्यवस्था कहाँ, केंद्र द्वारा होगा। यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब चौथी व्यवस्था देखिए, वर्तमान संविधान 1935 का अधिनियम की भांति ही प्रशासनिक व्यवस्था के उल्लेख सहित एक विस्तृत वैज्ञानिक प्रलेख है। ठीक है, 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ ग्रहण किया गया, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान संविधान को 1935 के अधिनियम के बृहत संस्करण नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं, एक लाइन और बचा है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था 26 नवंबर 1949 को आपको बन गया था। उस समय कितने धाराएं उस दिन लागू की गई थी, पिछले वीडियो में हमने बताया था। जो जानते होंगे कमेंट कर देंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो पिछले वीडियो में जाके ज़रूर देख के कमेंट करेंगे कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बन गया था तो उस दिन कितने बोल सकते हैं अनुच्छेद लागू किए गए। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि कितने अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। 395 अनुच्छेद में से आपका कितने अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। बाकी जो है भारतीय संविधान तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लागू होने के बाद भारतीय संविधान का निरंतर विकास हुआ, अर्थात बोल सकते हैं संशोधन हुआ। वस्तुतः संविधान का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, अभी जस्ट हमने बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो इसको हम लोग इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर अभी हमने बात किया था संविधान संशोधन पद्धति जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो है वीडियो देखिए आपका, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग संविधान के लक्षण भी जो है वो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के उद्देशिका, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में ले लेंगे। तो इसको देखिए, आते हैं संविधान के लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान हमारा तो पहले चीज़ है क्या है, संघीय है, पहली बात है। लेकिन आइए देखते हैं अब इसमें कैसे कैसे व्यवस्था प्रक्रिया की गई है। ठीक है, अब देखिए, संविधान जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, उसे केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। हमारे संविधान की सबसे प्रमुखता क्या है कि केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, किंतु राज्य के मामलों में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाना हमारे संविधान के सामान्य लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य को भी कुछ ऐसा अधिकार दिया गया है जो अपना कानून बना सकते हैं, जिसमें केंद्र आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि कुछ राज्य में देखेंगे शराबबंदी होती है, कुछ राज्यों में अपना चलते रहती है, लेकिन उसमें केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो वही बात है, हस्तक्षेप किया जाना हमारे संविधान का सामान्य लक्षण नहीं है। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो विशुद्ध परिसंघीय है और न ही विशुद्ध एकात्मक, अर्थात बोला जा सकता है कि ना ही पूर्ण रूप से संघीय है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र अर्थात एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का समन्वय है। ठीक है, यह अपने ढंग का एक अनोखा संविधान है। भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि हो। ठीक है, संघीय तो है ही, लेकिन हमारे देश में संघीयता के साथ साथ देश के हित का सबसे बड़ा मान्यता दी गई है। आइए अब देखते हैं एकात्मक लक्षण कहाँ से आती है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, सबसे ज़्यादा केंद्र आपका शक्तिशाली है। केंद्र राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र ये सब परिवर्तन करने का अधिकार है। एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा ही किया जाएगा। आपातकाल में पूर्णतया एकात्मक स्वरूप होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है। ठीक है, ये सब भारतीय संविधान की शक्तियाँ हैं। संविधान संशोधन करने की पहल का अधिकार केंद्र के पास ही है, राज्य को नहीं है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति है। ठीक है,
अर्थात बोल सकते हैं जैसे कि अभी कुछ स्टेट मांग करती हैं कि हमको भाई विशेष दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए, तो उस समय नहीं मिल पाती है, तो उस समय हमारा एक लक्षण दिखाई देता है केंद्र। तो बोल सकते हैं कि केंद्र एक एकात्मक व्यवस्था को लक्षित करती है, जबकि संघात्मक यहाँ नहीं दिखाई देता है। इसी बात पे ये बात कर रहा है कि आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति हो जाती है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधि विधायी शक्ति केंद्र के ही पास है। ठीक है, विधिक शक्ति भी केंद्र के पास ही है। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप जो है वो भी आपका कहाँ है, केंद्र को। संघ के राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 256 का व्याख्या कर रहा है। राज्यों की प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण आपका अखिल भारतीय सेवाओं के पास, बोल सकते हैं यूपीएससी जो है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पास भी आपका, उच्च न्यायालय का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही, चूंकि वो किसके विमर्श से, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और भी राज्यपाल होते हैं। तो ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें भी कहने का मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की ही भूमिका दी गई है। तो ये भी एकात्मक। अब देखिए, संघात्मक लक्षण कहाँ कहाँ से दिखाई देता है। तो जब आप मेंस लिखेंगे किसी पीसीएस एग्जाम में, तो यही सब चीज़ों को व्याख्या करके लिखेंगे तो अच्छी मिलेगी। अब देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण कहाँ से दिखाई देता है, तो लिखित संविधान है, ये किसी के अपने मन की नहीं है, अर्थात बोल सकते हैं सभी के लिए है। अगला है, संविधान की सर्वोच्चता दी गई है। फिर देखिए, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। न्यायपालिका जो है यहाँ स्वतंत्र है, न संघ का सोचता है न राज्य का। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है संघात्मक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, ऐसा नहीं है कि तुरंत संशोधन हो जाएगा, उसका बिल लाना है, पास करना है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा, जो भी प्रक्रिया है जटिल प्रक्रिया है। केंद्र और राज्यों में पृथक सरकारें हैं, दोनों की अलग अलग सरकार चलती है। संसद में उच्च सदन जो है अर्थात राज्यसभा की उपस्थिति है। अब देखिए, उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी कई ऐसे तत्व हैं जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपका भारत में दल है, तो अलग अलग दल है। प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व, अर्थात बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ज़्यादा दी गई है, तो यहाँ पर करिश्माई व्यक्तित्व को लिखा गया है। योजना आयोग है जो अभी वर्तमान में आपका नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ये भी एक आयोग है। तो ये आयोग जो है आपको हित के लिए ही होता है, राज्यों में क्या देना है, कितना % लेन देन, वित्तीय बात, ये सब जो है योजना के अंतर्गत नीति आयोग ही करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी लगभग उसी तरह की कार्य करती है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, आपका संघात्मक लक्षण है। ठीक है, तो ये सब यहीं पर, ये देखिए आपका टॉपिक ख़त्म होगी। ये संघात्मक बातें थी। अब अगला है आपका टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका। इसको हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। तो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।